हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पर डे साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स और थ्योरी को। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, यूपी टेट के 2017 और 18। आज 2016 का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि अगर आपने पहली क्लास देखी है तो उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, स्पेशली सीडीपी के। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप काफी सीरियस होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, और सुपर टेट के इंतजार में सभी है। सी टेट अभी होने वाला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मतलब जो टीचिंग से संबंधित, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सी टेट, यूपी टेट, DSSR, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी सब के एक तरह से साइकोलॉजी को, जो उसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप अपना स्कोर जरूर यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और बाद में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोहलबर्ग, देखिए ये जो है कोहलबर्ग है। ठीक है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है अधिगम की थ्योरी से है, काफी इंपॉर्टेंट होती है अधिगम की थ्योरी, आप भी जानते हैं। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से। तो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 2। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? जो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी होती है, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ये किसने, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने दिया, या फिर वॉटसन ने दिया? तो किसने दिया था? जो प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी? वो दी थी स्किनर ने। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम होता है कम। आप भी जानते हैं जब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड पर ध्यान हमारा जरूर होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्वेश्चन के साथ में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये एक सीधे सीधे तौर पर एक परिभाषा दे दी गई है, और ये परिभाषा किससे संबंधित है आपको ये पहचानना है। मतलब ये कथन किसके संदर्भ में एकदम सही जाता है, किसकी व्याख्या करता है? जो हमारी व्यवहारिक क्षमताएं होती है ना किसी भी काम को करने की, हमारे व्यवहार को करने की, तो उसमें एक सापेक्ष यानी सापेक्ष स्थायी परिवर्तन हम महसूस करते हैं। किसके द्वारा? कोई हम काम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप, या फिर मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप, या फिर अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड के परिणाम स्वरूप, या फिर अभिक्षमता के परिणाम स्वरूप। तो देखिए ये जो एक परिवर्तन स्थायी तौर पर हमारे व्यवहार में आता है तो वो आता है लर्निंग से, यानी किसी न किसी चीज को सीखने से, अधिगम से। ठीक है, और ये अधिगम के संदर्भ में एक डेफिनेशन भी है जो सीधे तौर पर इस तरीके से क्वेश्चन में देकर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर है 4 कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। ठीक है, जो आपका मेंटल स्टेट होता है उसको संज्ञान बोलते हैं। संज्ञान यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें संज्ञान का यूज होता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें भी मेरे संज्ञान का यूज हो रहा है। अगर मुझे नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, मेरे पास में संज्ञान नहीं होता, तो मैं कैसे पढ़ाती? ठीक है, पढ़ाने का तरीका मुझे क्यों, मतलब एक तरीका आता है ना पढ़ाने का, तो वो इसमें मेरा संज्ञान यूज हो रहा है। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यानी कि बुद्धि के सिद्धांत अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें संज्ञान जो आता है तो कौन सी बुद्धि के सिद्धांत में आता है? तो प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फिर फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर आपने संज्ञान की उसकी बुद्धि की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें आप देखोगे कि गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था, 3 कारक सिद्धांत। ठीक है, 3 कारक सिद्धांत दिया था जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहला हम ऐड करेंगे इसमें संज्ञान। ठीक है, दूसरा वो ऐड करते हैं इसमें स्मृति। आप अपने नोट्स जरूर बनाते चले साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ये बाद में काम आएंगे आपको। और लास्ट होता है यहाँ पर अपसारी चिंतन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स अपने बुद्धि के सिद्धांत में कौन यूज करते हैं? गिलफोर्ड करते हैं। ये आप जो है नोट करके रखना, ये काम आएगा। ओके, तो संज्ञान, स्मृति और अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन पूछा था कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो किसका हो जाएगा? गिलफोर्ड का। ठीक, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर है 5
कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। देखिए बच्चा कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का, और उसकी मानसिक आयु यानी कि वो काम किस लेवल के करता है, वो करता है 10 वर्ष के बच्चे के जितने। तो जो हमारा आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक या वास्तविक आयु और इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला रखते हैं आईक्यू को निकालने का, वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, या फिर हम कह सकते हैं उसको शारीरिक आयु। ठीक है, इंटू क्या होता है, 100 होता है। ये आईक्यू का क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे हम निकालते हैं। तो ऊपर रखेंगे कि बच्चे की मानसिक आयु कितनी बताई है, 10 वर्ष बताई है ना, तो 10 वर्ष ऊपर हो जाएगा। और जो बच्चे की वास्तविक आयु या शारीरिक आयु है, यानी कि वो कितनी एज का है, तो 8 का है। तो अब इसको क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो होगा क्या, इसे कट करेंगे सबसे पहले, तो ये कितने से हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा ना। ठीक है, 2 से कट हो गया। ये कितने से कट हो जाएगा, 25 से कट हो जाएगा। 25 चौका 100 होते हैं। ठीक, अब इस 2 से हम क्या है कि 10 को मतलब काट देंगे, कितने से, 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब क्या है, कितना अपन 2500 पंजे कितना होता है, 125। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि जो उसका आईक्यू है, ये जो हमने आईक्यू निकाला, ये जो आईक्यू हमें निकालना था, तो अभी आईक्यू उसका कितना हो गया, आईक्यू हो गया उसका 125। क्लियर हो गया ना कि किस प्रकार से यहाँ पर आईक्यू निकालते हैं। तो ऊपर रखते हैं हम कौन सा, उसकी मानसिक आयु, और नीचे रखते हैं उसकी वास्तविक आयु जो उसकी शारीरिक आयु है, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से आईक्यू लेवल निकल आता है। ठीक, अगर हमें आईक्यू लेवल दे रखा है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें आईक्यू लेवल दे दिया किसी बच्चे का कि 125 है, और हमें निकालना है क्या, उसकी मानसिक आयु, हमें उसकी मानसिक आयु नहीं पता, हमें उसकी बस शारीरिक आयु पता है, तो भी इस तरीके से उसकी मानसिक आयु निकल आएगी। ठीक है, आप इसे सोल्व करके मुझे जो है इसमें आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में, तो फिर उसकी जो है क्या बोलते हैं, मानसिक आयु कितनी है आपको ये बताना है। ठीक, इसमें डिजिट तो सेम ही रह गई, कुछ भी आपको नहीं करना है, आप सीधे तौर पर आंसर पे छाप सकते हैं, लेकिन इससे क्या है कि आप अपना पेन पेपर जरूर यूज करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6 कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगर आपने संवेग की थ्योरी पढ़ी है, संवेग का सिद्धांत पढ़ा है, तो हम कुछ इस प्रकार से 4 से 5 उसमें सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर लेंगे ताकि बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जो संवेग का सिद्धांत है, जो ये विचार मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव होते हैं, यानी कि हम जो एक्सपीरियंस लेते हैं, वो हमारे व्यवहार को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत मानता है, जेम्स लेंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक का सिद्धांत, या फिर सक्रियता का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स लेंग का सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम जो संवेग के सिद्धांत है उसमें जेम्स लोंग का सिद्धांत पढ़ते हैं, जो विलियम जेम्स और लोंग ने दिया था। ठीक है, विलियम जेम्स और लोंग ने दिया था। जो ये लोंग थे, इनको जो मतलब एक तरह से लॉज भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर लोंग बोलते हैं। तो ये डेनमार्क के थे, और इन्होंने क्या किया था कि विलियम जेम्स के साथ में मिलकर एक सिद्धांत दिया था 1953 में, जो कि किसका सिद्धांत था, संवेगों का सिद्धांत था। तो इनका मानना ये था, विलियम जेम्स और लोंग का मानना ये था कि जो भी इमोशंस होते हैं, जब इमोशंस मतलब हमारे जो एक तरह से मस्तिष्क पर या फिर शरीर पर हावी हो जाते हैं, तो हमारा जो है बिहेव चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मदर है, अपने बेटे से बहुत दिनों बाद मिल रही है, या फिर कोई बेटा अपनी मदर से बहुत दिनों बाद मिल रहा है, तो उसको देखते क्या होता है कि एक भाव छलकता है, मातृत्व का भाव छलकता है, या फिर उसके अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा प्यार छलकता है। तो बॉडी में ऑटोमेटिक चेंज आता है, और जैसे बॉडी में ऑटोमेटिक चेंज आता है तो एक व्यवहार चेंज होता है, व्यवहार चेंज हो जाता है। व्यवहार कैसे चेंज होता है कि माँ अपने बेटे को गले लगाएगी, माथा चूमेगी, इस तरीके से आलिंगन करेगी। तो हमारे जब इमोशंस हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं या फिर उन पे प्रभाव डालते हैं, तो हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। ये सिद्धांत दिया था संवेग का सिद्धांत जेम्स लोंग ने। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने दिया था तो इनको मिलाकर जो है एक मतलब कंबाइन इनका नाम ले देते हैं, या फिर इस सिद्धांत का नाम जेम्स लोंग सिद्धांत पड़ गया।
ठीक। क्वेश्चन नंबर है 7 कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेग तनाव कहलाता है। जब हमारी कोई इच्छा होती है और या फिर आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई इमोशंस मतलब कोई इमोशंस इस तरीके से एक तनाव पैदा कर देता है, अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि इससे जब किसी काम में जो हमारे जिस काम की हमें आवश्यकता है या फिर हमारी जो है इच्छा है, अगर उसमें कोई रुकावट पड़ गई, तो एक इमोशंस उभर आता है। कौन सा इमोशंस आता है? द्वंद वाला, कुंठा वाला, चिंता वाला, फिर तनाव वाला। तो आपने भी देखा होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा है या फिर किसी चीज की आवश्यकता है आपके जीवन में, आपको नहीं मिल रही है, तो आप भी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एक तनाव की स्थिति में आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कई सालों से जो है, अब जैसे कि बहुत से बच्चे तनाव की ही स्थिति से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुपर टेट का वो कब से इंतजार कर रहे हैं, कई साल उनके जो है बर्बाद हो रहे हैं, इस तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन सुपर टेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक टीचिंग की तैयारी में है, उस लाइन में है, तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके एग्जाम नहीं हो रहा है। तो वो क्या है, इसके अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अभी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनकी इच्छा है कि वो एग्जाम पास कर ले, एग्जाम हो जाए, उनकी जो है उनको नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। समझ गए? तो अभी वो क्या है कि कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो वो तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसा होता है, जब कोई इच्छा आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तो हमारे अंदर जो इमोशंस, जो जो संवेग उत्पन्न होता है, तो वो तनाव वाला उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम नहीं है? सीखने के देखिए 3 प्रकार के नियम थोर्नडाइक ने सीखने के नियम यहाँ पर प्रस्तुत किए थे, जिसमें से 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए और 5 कहीं पर 6 इस तरीके से सेकेंडरी नियम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जिसे हम कहते हैं गौण नियम, ठीक है। तो मुख्य नियमों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो सीखने का नियम नहीं है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो आप देखोगे कि सबसे पहला होता है प्रभाव का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, तीसरा होता है तत्परता का नियम, लेकिन तनाव का कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने मुख्य नियमों में इन नियमों की चर्चा की है। ठीक, बात हुई क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 9, पूछ रहा है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे है वो किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इनका एक बहुत प्रमुख सिद्धांत रहा है, वो कौन सा है? भाषा का विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो सीधे तौर पर हमारा आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर है 10, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब एक कोई मनुष्य है, कोई मानव है, और वो एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, यानी कि उसने कुछ अपनी बॉडी के राइट साइड से कुछ सीखा है, ठीक है, और दूसरे भाग में यानी कि लेफ्ट साइड में उसका ट्रांसफर हो रहा है, अंतरण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है राइट हैंड है, ठीक है, आप राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन राइट हैंड में आपकी आदत राइट हैंड से लिखने की है, ठीक है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको राइट हैंड में चोट लग गई, ठीक है, तो आप राइट हैंड से नहीं कर पा रहे हो, कुछ सही से नहीं आप कलम पकड़ पा रहे हो, या फिर आपको कुछ कट करना है, आप चाकू या फिर कुछ भी ऐसा नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप उस समय इस्तेमाल करते हो किसका? लेफ्ट हैंड का। ठीक, तो हमेशा क्या होता है कि आपने भी देखा होगा कि हम सीखते तो एक हाथ से है, लेकिन दूसरे हाथ में अंतरण ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से काम भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता क्या है कि जैसे चलना होता है, चलना जब बच्चा सीखता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक हाथ से कोई सी एक ही साइड से सीखे, नहीं, वो किसी भी साइड से चलना शुरू कर देता है, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक जो है उसका अंतरण कर लेती है। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर होता है लर्निंग का, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। उसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। तो ये द्विपार्श्विक अंतरण होता है, यानी कि एक पार्ट का सीखा हुआ जब दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाता है, तो इस प्रकार का अंतरण क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर है 11 कि दिए हुए प्राप्तांकों में के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं?
यानी कि मल्टीपल टाइम से जो रिपीट होता रहता है कोई प्राप्तांक, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? बहुलांक कहेंगे, मध्यमान कहेंगे, मध्यांक कहेंगे, या मानक विचलन कहेंगे? मानक विचलन कहेंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? बहुलांक कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर है 12। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत सीधे तौर पर लर्निंग की थ्योरी से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो लर्निंग की थ्योरी लगभग यहाँ पर जितने भी मैं प्रतिपादक देख रही हूँ, जितने भी मनोवैज्ञानिक देख रही हूँ, तो इन्होंने सबने अधिगम की थ्योरी दी है। लेकिन क्रिया प्रसूत जो एक सिद्धांत का नाम है, वो कौन से मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का नाम है? पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया? स्किनर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 13। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा, ये भी एक अधिगम की थ्योरी है, और ये कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता, इसी के साथ में अगर नाम होता सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता क्या? वाइगोत्स्की। क्या हो जाता? वाइगोत्स्की। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम। क्या है? नाम क्या है सिद्धांत का? सामाजिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किसका? अल्बर्ट बंडूरा का। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है किसका? वाइगोत्स्की का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 14। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु, देखिए आईक्यू लेवल जब में हम आईक्यू लेवल में हमने देखा था कि आईक्यू लेवल में एक फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, इस तरीके से, ठीक है। वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। ये हम इस तरीके से अपना जो है आईक्यू लेवल निकालते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट दिया था मानसिक आयु का, ये किसने दिया था? साइमन बीने ने दिया था, स्टर्न ने दिया, या टर्मन ने दिया, फिर सिरिल बर्ट ने दिया? तो किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, तो किसने दिया था? बीने ने, साइमन बीने ने दिया था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईक्यू लेवल, आईक्यू का मतलब जो फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला किसने दिया था? फॉर्मूला किसने दिया था? ठीक है, तो सबसे पहले प्रयास किया था स्टर्न ने, लेकिन ये अधूरा था, इसको कंप्लीट यानी कि पूरा करके किसने दिया? टर्मन ने दिया था, ठीक है, टर्मन ने दिया था। ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था मानसिक आयु को, वो किसने दिया था? साइमन बीने ने दिया था। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच की जो बुद्धि लब्धि होती है, उसके ऐसी बुद्धि लब्धि का लेवल का बच्चा कैसा माना जाता है? मंदबुद्धि माना जाता है, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, या फिर क्षीण बुद्धि का? ठीक है, तो जो टर्मन ने अपना लेवल दिया था आईक्यू का, तो देखिए टर्मन ने दिया हो या फिर किसने भी दिया हो, जब अगर बात आ जाए 90 से 100 के बीच की, कि 90 से 100 के बीच के जो मानसिक लेवल होता है, जो आईक्यू लेवल होता है, अगर यहाँ पर किसी और का भी नाम आपसे देकर पूछ लिया जाता, तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना था सामान्य बुद्धि, क्योंकि लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने 9 से 10 तक, 9 से 100 या फिर कहीं पर आपको 110 मिलेगा, इस बीच के लेवल के जो आईक्यू लेवल होता है, इस बीच के बुद्धि का जो बच्चा होता है, उसे सामान्य कैटेगरी में ही रखा है, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच के जो बुद्धि लब्धि का बालक होता है, उसे किस प्रकार की बुद्धि का माना जाता है? तो सामान्य बुद्धि का माना जाता है। यहाँ तक हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने एक अधिगम थ्योरी दी है, सीखने की थ्योरी दी है, तो उसमें संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में जो एक कह सकते हैं कि मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी है, उसमें एक कनेक्शन बनाया है, एक बैल का, जो एक बैल बजती है और कुत्ते की जो लार टपकती है उसके साथ में, ठीक है, कनेक्शन, उसको कनेक्टेड करके थ्योरी को समझाया है।
तो सम्मत प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। मैं मानती हूँ कि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन यूपी टेट पे आ ही नहीं सकता। ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर है 17 कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? सूझ यानी कि कहीं ना कहीं जिसमें अपनी सूझ का इस्तेमाल होता है, जो हम सीखते हैं, जो हम अपने एक उसका यूज करते हैं, कॉग्निशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या फिर वुडवर्थ ने? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, कोहलर ने किया था। ठीक है, क्लियर? सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 की कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? जब हम किसी काम को जारी आरंभ करें, फिर उसको कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, तो ये इसको जारी रखने के लिए, किसी काम को शुरू करने के लिए, उसको मतलब कंटिन्यू करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए उसके लिए जरूरी होता है मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप किसी भी कार्य को आरंभ करेंगे, फिर उसको बनाए रखेंगे, फिर उसको नियमित करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अगर आपका मोटिवेशन बना हुआ है तो। लेकिन अगर कहीं मोटिवेशन ही नहीं तो कोई काम आरंभ ही नहीं होगा, और अगर आरंभ हो गया तो उसको आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्यों? मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो जरूरी होता है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तो आपके पास में क्या हो? मोटिवेशन हो। तो मोटिवेशन का काम यहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 19, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? यानी कि अगर आप किसी चीज को भूल जाते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप ना भूले। क्या जरूरी है? सीखने में कमी। आप सीखने में कमी कर दोगे तो सीधी सी बात है कुछ याद रहेगा ही नहीं। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, अगर आप गलत तरीके से सीखोगे तो क्या ही याद रहेगा? कुछ भी नहीं। पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान। अगर आप याद ही नहीं करोगे तो सीधी सी बात है फिर भी आप कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। तो जरूरी क्या होता है कि आप रिवीजन करो, यानी कि पाठ की पुनरावृत्ति करो, उसको दोहराओ। जब किसी चीज को बार बार दोहराया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, तो थॉर्नडाइक भी यहाँ पर ये कहते हैं, उनका मानना ये है कि जब किसी बात को हम बार बार अभ्यास करके सीखते हैं तो वो बात हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है, हम उसे कभी नहीं भूलते। तो जरूरी क्या है कि अगर आप विस्मृति से पीछा छुटाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप बार बार चीजों को याद करें, दोहराएं। और यही जरूरी है कि अगर आप किसी टीचर की, आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी में हैं तो उसके लिए भी यही जरूरी है कि आप जो है, अगर नहीं चाहते कि एग्जाम में आप सब कुछ भूल जाए, आप चाहते हैं सब कुछ याद रहे, तो बार बार रिविजन करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय, यहाँ पर एक संवेग मतलब का प्रकार दे दिया गया है। ओह, मैंने तो एक्सप्लेन ही कर दिया, सॉरी। क्रोध व भय प्रकार है किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति। तो किसके ये प्रकार है? संवेग के है। एक्सप्लेनेशन के दौरान ऐसा होता है कि मतलब आंसर ही निकल पाया, उसके लिए आपकी मेहनत बच गई, सॉरी उसके लिए। क्रोध व भय प्रकार है किसके? इमोशंस के, यानी कि संवेग के। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कह सकते हैं कि 14 प्रकार के जो संवेग है, इसकी व्याख्या किसने दी है? ठीक है, आपको ये मुझे ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर है 21, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जब हम दूसरे व्यक्ति को फॉलो करते हैं, उसके बिहेव जो हमें दिखाई दे रहा है, जब हम उसकी नकल करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सीखना कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, कल्पना कहते हैं या फिर चिंतन कहते हैं? तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉलो करना या फिर अनुकरण या फिर उसको इमिटेट करना। क्या करना? इमिटेट करना, यानी कि उसको, उसकी इमिटेशन जो होती है। अगर आप किसी इंसान को देखकर जो जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे ऐसे तो करते हैं। कल मैं नमकीन खा रही थी तो हुआ क्या कि जो मतलब भतीजी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो चाय के साथ में तो मैंने हाथ पर लेकर चम्मच से हाथ पर नमकीन रखी और ऐसी तरीके से खा ली। तो उसको तो वैसे खाना चाहिए था ना कि डायरेक्ट अपनी प्लेट में से उठाए उसको खा ले, लेकिन उसने क्या किया? उसने भी जो है चम्मच से उठाया, अपने हाथ पे रखा, जबकि छोटे छोटे से हाथ है, आधा नीचे गिर गया, आधा हाथ पे रखा गया। तो उसने मुझे इमिटेट किया। तो बच्चे इमिटेशन से बहुत जल्दी सीखते हैं, वो इमिटेट करते हैं, जो बड़े उनके सामने बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उनके व्यवहार को फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, यानी उनका अनुकरण करते हैं। तो अगर हमें बच्चों को अच्छी आदतें सिखानी है, अच्छा व्यवहार सिखाना है, तो हमें अपने आप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हमें फॉलो करते हैं। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 22 है।
कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब पूर्व ज्ञान, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ अनुभव लिया, ठीक है, तो जब हम कुछ नया काम करते हैं तो उसमें अगर हमारी वो हेल्प कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक, सकारात्मक प्रशिक्षण, स्थानांतरण या फिर सीखना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप क्या है कि अभी बाइक चला रहे हैं, ठीक है, किसी भी एज में हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप क्या करते हो कि आप गाड़ी चलाना सीखते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको एक, कह सकते हैं कि एक हेल्प मिल जाती है कि अगर आपने बाइक चलाने में कुछ भी सीखा है, बैलेंस बनाना सीखा है, मतलब कह सकते हैं कि उसमें गियर तो नहीं होता है, ब्रेक लगाना सीखा है, तो जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, ज्यादा तो इफेक्टिव ये रहेगा कि आप स्कूटी चलाना जानते हैं तो आपको बाइक चलाना सीखना है, तो स्कूटी में गियर होता है, ब्रेक होता है, जो कुछ भी है, ठीक है, बैलेंस आप बनाते हैं, तो वही चीज आप बाइक चलाने में यूज करते हो। जब आप उसे सीख रहे हो, बाइक चलाना सीख रहे हो, तो स्कूटी का सीखा हुआ ज्ञान अधिगम आपको कहाँ पर हेल्प कर गया, बाइक चलाने में। तो इस तरीके से जब हेल्प करता है कोई ज्ञान दूसरी चीज को सीखने में तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपको जो है सीखा हुआ कुछ कहीं ना कहीं काम आया, तो जिसे हम कहेंगे सकारात्मक प्रशिक्षण, स्थानांतरण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहेंगे। आपने कुछ सीखा और आप जो है उसे दोबारा से याद नहीं कर पा रहे हो कि आपने सीखा क्या था, वो क्या चीज थी, वो क्या क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर था, आप असफल हो गए, आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो उसको क्या कहेंगे, हम बोलेंगे उसको विस्मृति, यानी कि आप भूल गए, ठीक है, ओवल्यूशन हो गया, ठीक। तो सीधी सी बात ये होती है कि अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है जो आपने सीखा था, तो आप उसे भूल जाओ, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप इसको विस्मृति बोलोगे। स्मृति यानी कि आपको याद है, विस्मृति यानी कि आप भूल गए, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी, भाटिया बैटरी टेस्ट जो है भाटिया ने 1953 में किया था, और ये बुद्धि से संबंधित टेस्ट था। किससे संबंधित टेस्ट था, तो ये बुद्धि से संबंधित टेस्ट था, ठीक है। इसमें उन्होंने कुछ 5 कह सकते हैं कि प्रमुख इसमें परीक्षण किए थे, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, ताकि आप जो है अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें जो है नोट कर ले, क्यों, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट इन्होंने टेस्ट किया था जिसका नाम था पैटर्न ड्राइंग। दूसरा था इनका जो है कोहस का ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको काम आ जाए। चित्र निर्माण, तीसरा नंबर था जो इन्होंने परीक्षण किया था, वो था चित्र निर्माण, ठीक है। और 4 नंबर इन्होंने जो परीक्षण किया था वो था अलेक्जेंडर पास, ठीक है। यहां से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 5वां था अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने जो भाटिया बैटरी परीक्षण किया था बुद्धि पर, उसमें 5 उप परीक्षण इन्होंने किए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण थे, तो 5 थे। और अगर आपसे पूछ लिए कि निम्नलिखित में से चित्र निर्माण परीक्षण किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, भाटिया बैटरी संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी तरीके से मतलब क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए तो आपके पास में ये नोट्स होने चाहिए, आपके पास में फुल जानकारी होनी चाहिए। इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से भाटिया बैटरी से परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे तौर पर आंसर ले लोगे, ठीक है। बात हुई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर है 25 कि होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। देखिए क्लार्क हॉल ने एक सिद्धांत दिया था, तो वो किससे संबंधित दिया था, ठीक, बुद्धि की प्रकृति से संबंधित अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका बताई थी, या फिर मूल्यों का विकास का बताया था, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान, ठीक। तो क्लार्क हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की व्याख्या करता है। अधिगम में किस प्रकार से अभिप्रेरणा का रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो उसकी
व्याख्या करता है किसका सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर है 26। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। यहाँ पर इतने सिंपल, इतने डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें कंफ्यूजन बनता ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप आंसर ले लोगे। ठीक है, तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो कमेनियस ने, हॉल ने, होलिंगवर्थ ने या फिर सिगमंड फ्रायड ने। तो किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। जो मानव का व्यक्तित्व होता है उसमें मनोलैंगिक यानी कि जो कह सकते हैं कि लड़की का होना, लड़के का होना अपने आप में एक जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो अलग तरीके से किस प्रकार से एक रोल बन जाता है अपने, कह सकते हैं कि लड़की का डेवलपमेंट क्यों अलग होता है, लड़के का डेवलपमेंट क्यों अलग होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, तो वो एक कारण होता है मनोलैंगिक का। ठीक है, तो ये समझाया था किसने, सिगमंड फ्रायड ने समझाया था। ठीक, बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 27। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला को स्थापित किया था किसने किया था। तो विलियम वुंट ने किया था, सिगमंड फ्रायड ने किया था, पावलोव ने किया था, फिर वाटसन ने किया था। किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, जो कि कह सकते हैं कि एक संप्रदाय है मनोविज्ञान का। ठीक है, और ये 13वीं शताब्दी में जो एक तरह से स्थापित हुआ था, तो इसमें इसकी आधारशिला किसने रखी थी ये पूछ रहे हैं। तो फ्रांज ब्रेंटोना ने या फिर मैक्स वर्दीमर ने, एल्गर रूबिन ने या फिर कर्ट लेविन ने। तो किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने। 1913 में ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी थी तो किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29 कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संघनन सिद्धांत, संघनन सिद्धांत होता क्या है। संघनन सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या फिर सृजनात्मकता से। तो संघनन सिद्धांत किससे संबंधित होता है, स्मृति से संबंधित होता है। संघनन होता क्या है, देखिए इसकी जो कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं तो जिसे हम स्मृति बोलते हैं, तो स्मृति होती क्या है, दीर्घकालीन दिनों के लिए, जैसे कि हफ्ते हुए, महीने हुए, वर्ष हुए, तो इनमें ये स्थिर हो जाती है। ठीक है, स्थिर हो जाती है। तो डिपेंड करता है स्मृति किस प्रकार से आपकी काम करेगी। यानी कि आप दिनों में, हफ्तों में, वर्षों में बहुत सी चीजें सीख लेते हो, जिनका जो कह सकते हैं कि एक ग्रुप बन जाता है, एक संगठन बन जाता है, जिसे हम संघनन कहते हैं। इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, है ना। तो इकट्ठा होना यानी कि संघनन होना। ठीक, तो आपकी स्मृति बन जाती है बहुत सी चीजों को लेकर। अगर आप साल भर कुछ ना कुछ चीजें करते हैं तो होता क्या है कि वो डिपेंड करता है कि आपकी स्मृति बनी रहे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जिस वक्त उस चीज को सीखा, उस समय कौन सी कंडीशन में सीखा, किस लेवल से सीखा और कौन से तरीके से सीखा। अगर आपको वो चीज आज भी याद है तो सीधी सी बात है आपकी स्मृति पर उसका आज भी प्रभाव है, आज भी याद है। तो जरूरी ये है कि उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय वो जो आप चीजें सीख रहे थे वो उसका तरीका क्या था। होता है ना, कई बार आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस समय आप क्या करते हो कि कुछ तरीका अपनाते हो और उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। नेक्स्ट टाइम आप किसी अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करते हो लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आप कोशिश करते हो हमेशा याद करने की कि मैंने उस टाइम किस तरीके से पढ़ा था, उस टाइम कौन सी टेक्निक्स मैंने फॉलो की थी। ठीक है, तो ये डिपेंड्स करता है कि आपकी स्मृति आपके कितना आपका साथ दे। ये उस समय, जिस समय आपने कुछ चीजें सीखी तो वो तरीका कौन सा था, वो चीजें कौन सी थी, ताकि वो आज भी आपको काम आ पाए। उसके लिए जरूरी ये होता है कि उसका जो तरीका, उसकी जो कह सकते हैं कि स्थिति आज भी उतनी प्रभावी आप तभी बना सकते हैं जब आपको याद हो। ठीक है, तो जरूरी ये होता है कि स्मृति मतलब जो इकट्ठा आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है तो उनको किस तरीके से आप बैलेंस करें, तो उसके तरीके पर उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी किस सिद्धांत, किस वर्ग से संबंधित है। व्यवहारवादियों का है, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणात्मक या फिर जो है गेस्टाल्टवादियों का। तो जो फील्ड थ्योरी दी है किसने दी है, यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों ने दी है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन थे
जो कि हमने आज सेट यहाँ पर डिस्कस किया 2016 का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर था ये, उम्मीद करती हूँ आपके कम से कम 27 या फिर 28 तो आपके बने ही होंगे, स्कोर बना होगा। अगर आपका 25 तक भी बना है तो काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, और अगर 20 से नीचे है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सुपर टेट में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी टेट या फिर सुपर टेट कहो या फिर यूपी टेट कहो, ठीक है, इन सब में थोड़ा सा कह सकते हैं कि वही मैटर होता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका ढंग अलग हो जाता है। ठीक, तो मेहनत करो, हर तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे, जरूरी यह है कि आपको एग्जाम में सारी चीजें स्मृति में रहे, तो जरूरी इसके लिए क्या है कि आप अभ्यास करें। जैसे कि थोंडाइक भी कहते हैं कि अभ्यास से क्या है, चीजें परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है। आप आपकी जो विस्मृति वाला मतलब प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ठीक, तो क्लियर हुई सारी चीजें। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास आपने एंजॉय की होगी, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, जो कि हम कोलबर्ग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हमने 32 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी सीरीज में हम आगे की जो है टॉपिक को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, इसको स्कोर जरूर शेयर करें, बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।